जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि गुण मिलान करने से पहले बहुत ज़रूरी शादी में देखना मिलान करने के लिए क्या आवश्यक है। अगर ये नहीं मिलता है तो गुण मिलान करना व्यर्थ हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है, उसका नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, कौन सी दशा चल रही है, ग्रह उनके कहाँ बैठे हैं, उनका लाइफ का क्या पर्पस है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं के पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है ये हमको ये बताता है कि हमको सरलता से 3-4 चीज़ें पहले क्या देखनी हैं जिसके बाद हम गुण मिलान की तरफ जाएं। अगर ये चीज़ें, ये पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर चार्ट में ये नहीं मिलते हैं तो गुण मिलान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो व्यर्थ है। अंततः मैरिज जो है वो चल नहीं पाती है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि सरलता से पहले स्वयं देख लिया जाए कि ये 4 कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तब आगे कुंडली का जो है फिर विश्लेषण करना चाहिए मैरिज मैचिंग के लिए, अदरवाइज भूल जाना चाहिए उसको। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो 7th हाउस का लॉर्ड है हमारी पत्रिका में, वो जिस राशि में बैठा हुआ है उन्हीं राशियों में हमारे लाइफ पार्टनर का भी 7th हाउस का लॉर्ड बैठा होना चाहिए। जैसे कि 7th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में बैठा हुआ है चर राशियों में, मूवेबल साइंस में बैठा हुआ है, जैसे मेष, कर्क, तुला या मकर राशि में हमारे 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। मेष में बैठा है, कर्क में बैठा हुआ है, तुला में बैठा है या मकर राशि में बैठा है 7th हाउस का लॉर्ड। तो हमारे लाइफ पार्टनर का भी जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो इन्हीं 4 राशियों में से बैठा होना चाहिए, या तो मेष का, या कर्क का, या तुला का, या मकर का। और यदि हमारा 7th हाउस का लॉर्ड स्थिर राशियों में बैठा हुआ है, जैसे कि टॉरस में बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठा है, वृश्चिक में बैठा हुआ है, या कुंभ में बैठा है, तो हमारे लाइफ पार्टनर का भी जो 7th हाउस का लॉर्ड है इन्हीं राशियों में, स्थिर राशियों में बैठा होना चाहिए। यानी कि टॉरस में हो, सिंह में हो, या वृश्चिक में हो, और या कुंभ राशि में बैठा हो। और तीसरा सेट आता है कि अगर हमारा 7th हाउस का लॉर्ड द्विस्वभाव राशियों में बैठा हो, ड्यूअल साइंस में बैठा हो, यानी कि मिथुन राशि में बैठा हो, कन्या में हो, धनु में हो, या मीन राशि में बैठा हो, तो उसी प्रकार से हमारे लाइफ पार्टनर का भी जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो इन्हीं ड्यूल राशियों में बैठा होना चाहिए, यानी कि मिथुन में, कन्या में, धनु में, या पाइसेस साइन में। एक कॉन्सेप्ट ये है, इससे क्या होता है, इसका क्या वजह है। देखिए जो 7th हाउस का लॉर्ड जिस राशि में आपके बैठा होगा और उसी सिमिलर तत्वों में, राशियों में अगर आपके लाइफ पार्टनर का भी 7th हाउस का लॉर्ड बैठा होगा तो वो हमको ये बताता है कि हमारे जीवन की जो गति है वो सेम होगी, हम एक तरीके से चलना चाहेंगे। यहाँ पे बात आती है हमारे थॉट प्रोसेस की भी, यहाँ पे बात आती है हमारा एक साथ चलने की भी जीवन में ना, कि एक इंग्लैंड जा रहा है और एक जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, एक जा रहा है बॉम्बे, एक जा रहा है दिल्ली। इतना गैप हो जाता है अगर हमारे 7th हाउस के लॉर्ड ऑपोजिट राशियों में बैठे हुए हैं। जैसे किसी की पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है मेष राशि में और दूसरे की पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है मान लीजिए टॉरस साइन में, वृष राशि में बैठा हुआ है, स्थिर राशि में, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो जाती है। एक का बैठा हुआ है चर राशि में, मेष राशि में बैठा हुआ है, दूसरे का बैठा हुआ है स्थिर राशि में।
तो एक मूवमेंट शो करता है और दूसरा स्थिर राशि में जिसका बैठा हुआ है 7th हाउस का लॉर्ड, वो शो करता है एक जगह तटस्थ हो जाना। अब यहाँ पे बात अड़ जाती है, दोनों एक तरीके से जीवन में चल ही नहीं पाते हैं, गति एक रह ही नहीं पाती है। तो जो 7th हाउस का लॉर्ड जिन राशियों में बैठा होता है, वो राशियां अगर सिमिलर नहीं हैं हमारे जीवन में, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो हमको एक तरीके की गति नहीं देता है। हम लोगों के बीच में सदैव डिस्टेंस रहता है, और ये स्वाभाविक रूप से भी हो सकता है, इन द सेंस के प्रत्यक्ष रूप में भी हो सकता है कि एक लाइफ पार्टनर पता चले बॉम्बे रह रहा है, दूसरा दिल्ली रह रहा है, तो दोनों में कई बार काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, प्रैक्टिकलिटी रियलिटी में भी हो जाता है, तो साथ ही में नहीं आ पाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सोचना एक जैसा ना हो या दोनों का एक तरीके से चलना साथ में ना हो, लेकिन एक ये भी शो करता है कि भाई दूरी हो जाएगी, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड जिन राशियों में बैठा हो, उसी सिमिलर राशियों में हमारे लाइफ पार्टनर का भी 7th हाउस का लॉर्ड हो। तो आप एक ये कॉन्सेप्ट से ये तो तय कर लेंगे कि चलिए हमारा जिस प्रकार का जीवन में डायरेक्शन है या जिस प्रकार से हम चलते हैं, उसी प्रकार से हमारा लाइफ पार्टनर भी चलेगा, नहीं तो सदैव उल्टा ही चलता रहेगा। आप ये मान के चलिए, अगर अलग अलग चीज़ों में हो गए। तो ये सरल कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने चार्ट में सबसे पहले देख लीजिए। उससे बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो कि बाद में बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि चार्ट में और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो ये फिर बहुत ज़्यादा विस्तार पा जाती हैं। तो पहला आप लोगों को ये देख लेना है कि हाँ, अगर हमारे 7th हाउस का लॉर्ड चर राशियों में बैठा है 1, 4, 7, 10 में, तो हमारे लाइफ पार्टनर का भी इसी में बैठा होना चाहिए। दूसरा, अगर हमारा 7th हाउस का लॉर्ड स्थिर राशियों में बैठा हुआ है, 2, 5, 8 या 11 राशियों में बैठा हुआ है, तो हमारे लाइफ पार्टनर का भी जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो इन्हीं राशियों में बैठा होना चाहिए, वृष में, सिंह में, वृश्चिक में या कुंभ में बैठा होना चाहिए। और अगर हमारा 7th हाउस का लॉर्ड मिथुन में बैठा है, कन्या में, धनु में या मीन राशि में, तो हमारे लाइफ पार्टनर का भी इन्हीं राशियों में बैठा होना चाहिए। तो हम लोगों का जीवन का साथ एक जैसा रहेगा ना, जैसे दोनों साथ साथ चलते हैं, इसको यूं कहा जाता है। गति सेम है, दोनों सोचते एक तरीके का हैं, दोनों साथ में एक तरीके से हर काम में साथ हैं, नहीं तो एक दूसरा कहीं जाएगा और दूसरा आदमी कहीं जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा लगन का मैचिंग और मून साइन का मैचिंग। देखिए, लगन की जो मैचिंग है वो बताती है हमारे बुद्धि को, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को, और जो मून की मैचिंग है वो बताती है हमारे जीवन में प्रेम को, हमारे प्रेम की शुद्धता को बताती है, हमारे लिनिएज को बताती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो लगन की मैचिंग क्यों ज़रूरी है? लगन की मैचिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे डिसीजन मेकिंग पावर, हमारी बुद्धि को, लगन हमारी बुद्धि को बताता है। और दूसरे हमारे लाइफ पार्टनर का भी जो लगन होगा उसके लिए भी भाई सेम चीज़ लागू होती है। तो यहाँ पे लगन की मैचिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मून की मैचिंग ज़रूरी होती है, गुण मिलान के समय बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही लगन की मैचिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। इसको कतई भी मत भूलिएगा। और ये एक बड़ा, आप यूँ कह सकते हैं कि बेसिक पॉइंट है, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा होता है लाइफ में। मैं अभी आपको बताता हूँ आगे उदाहरण सहित। तो हम लोग पहले बात करते हैं लगन के मैचिंग की। तो लगन के मैचिंग का क्या मतलब होता है कि भाई हमारी पत्रिका में मान लीजिए हमारा लगन है मेष और हमारे लाइफ पार्टनर का लगन है मिथुन। ये एक अच्छी मैचिंग मानी जाएगी 3 और 11 की। क्यों? क्योंकि मेष से जो है वो मिथुन राशि 3rd में पड़ती है और मिथुन से मेष राशि पड़ती है 11th में। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये लोग आपस में दोनों दुश्मन हैं, मंगल और बुध अगर कहीं लोग कहेंगे, उससे कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं, 3rd और 11 का संबंध रखते हैं।
ये संबंध क्या शो करता है? ये संबंध शो करता है कि देखिए, एक व्यक्ति दूसरे के साथ हमेशा हंसी खुशी बातचीत करता रहेगा, एक फ्रेंडशिप वाला माहौल रखेगा, जीवन में सदैव आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। दूसरा व्यक्ति सदैव एक सपोर्ट, एक प्रोटेक्शन, एक डिजायर पूर्ति करने का एक दूसरे का साधन बने रहेंगे। दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट रहेंगे, क्योंकि थर्ड और 11th अगर आपस में हुए तो पैशन भी रहता है, क्योंकि ये दोनों स्थान वैसे भी हमारी कुंडलियों में, काल पुरुष की कुंडली में थर्ड और 11th हाउस ये डिज़ायर को दिखाते हैं, पैशन को दिखाते हैं, क्योंकि ये काम हाउसेज हैं। तो यहाँ से उन लोगों के बीच में प्रेम भी रहता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी रहता है, सपोर्ट भी रहता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन भी रहता है, और साथ में एक फ्रेंड दोस्ती की तरह आपस में व्यवहार भी करते हैं लोग आपस में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, एक दूसरे की ज़रूरत बनी हुई है, एक मित्रों की तरह जिसको कहा जाए ना। तो ये थर्ड और 11th जो लगन है वो बहुत बढ़िया माना जाता है। आप इसको याद रखिए। अब आपको जब पत्रिका मिलान करनी हो तो पहले मैंने आपको बताया कि 7th हाउस का लॉर्ड देख लीजिए कौन सी राशियों में बैठा है। वो पॉइंट अगर क्वालिफाई हो जाता है बड़ा उत्तम। अब दूसरा पॉइंट आता है लगन का, तो लगन की अगर मैचिंग ऐसे हो रही है तो भी उत्तम। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की बुद्धि एक दूसरे के साथ ही तरीके से काम करेगी ना। हम भी आनंद लेने की सोच रहे हैं, वो भी आनंद लेने की सोच रहे हैं। थर्ड और 11th हाउस का इस तरीके से होता है। दूसरा देखिए पॉइंट आता है इसी में लगन की ही मैचिंग में, कि अगर हमारा लगन और हमारे लाइफ पार्टनर का लगन एक दूसरे से जो है वो 4th और 10th है, ये भी बहुत उत्तम माना जाता है। 4th और 10th होगा। अगर मान लीजिए किसी का लगन जो है वो मेष है और हमारे लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो कर्क है, तो ये आपस का भी जो केंद्र का लॉर्ड का 4th का और एक दूसरे से 10th, क्योंकि मेष से जो कर्क है वो 4th होगा और कर्क से जो मेष राशि है वो 10th आती है। तो इसमें 4th और 10th का देखिए आपस में संबंध बन जाता है। तो इसमें ये संबंध भी बहुत अच्छा माना जाता है। एक दूसरे के लिए सदैव सुख के लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, काम के लिए, यश के लिए, मान के लिए एक दूसरे के ये लोग काम करते रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है कि अगर आपको कोई केंद्र का 4th और 10th हाउस का लगन आपके लाइफ पार्टनर का है, इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि घर परिवार की सुख की वृद्धि होगी, साथ ही में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक दूसरे के साथ में ये लोग उठाएंगे। अच्छा, फिर बात आती है सप्तका की, मतलब सामने वाला जो लगन होता है। जैसे किसी का लगन टॉरस है और हमारे लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो वृश्चिक बन के आ रहा है, तो एक दूसरे से 1 और 7 में पोजीशन में आ जाते हैं। ये सबसे अच्छा माना जाता है। ये एक दूसरे के साथ घुल मिल जाने वाले, एक दूसरे के जैसे ही हो जाने वाले, एक दूसरे के सुखों को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने वाले होते हैं। यहाँ एक पॉइंट अवश्य देखने की होती है कि अगर यहाँ एक बात अवश्य देखने वाली होती है, जिनका लगन द्विस्वभाव का हो, जैसे मिथुन का, कन्या का, धनु का या मीन राशि का, वो लोग अगर इस तरीके से विवाह करते हैं, जैसे कि मिथुन राशि वाला विवाह कर रहा है धनु राशि वाले के साथ, ये एक दूसरे से 1 और 7th हो गए। लेकिन क्योंकि द्विस्वभाव वाले लग्नों में जो 7th हाउस होता है वो होता है बाधक, तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में फिर कोई मेलेफिक प्लैनेट ना बैठा हो। जैसे कि आपका लगन मिथुन है और आपके लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो धनु है, लेकिन उनके 7th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा होना चाहिए, शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे, अदरवाइज ये शादी को खराब कर देंगे। जैसे ही विवाह होगा उनके 7th हाउस में बैठा हुआ ये प्लैनेट जो मेलेफिक है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे शादी को वो खराब कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे बेस्ट होता है 1 और 7 वाला कंडीशन के हमारा लगन जो है वो टॉरस है
और हमारे लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो सामने स्कॉर्पियो है। तो ये 1 और 7 का जो आपस में कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत बढ़िया होता है। एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं, बट एक दूसरे की ताकत होते हैं, एक दूसरे के लिए बने भी होते हैं। उन लोगों का सुख एक होता है, उन लोगों का कार्य क्षेत्र भी एक होता है। कहने का मतलब है काम करने का तरीका भी एक होता है। क्योंकि देखिए इसमें कॉमन बात क्या होती है कि किसी का मान लीजिए टॉरस लगन है, उदाहरण के तौर पे हम लोग टॉरस का ही लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो अब उनके 4th हाउस में आती है सिंह राशि। अगर टॉरस लगन वाले देखेंगे तो उनके 4th हाउस में आएगी सिंह राशि। और जो लाइफ पार्टनर होगा उसका लगन अगर हम लोगों ने लिया स्कॉर्पियो तो उनकी सिंह राशि कहाँ पे आएगी? 10th में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक लाइफ पार्टनर का 4th हाउस में सिंह राशि पड़ रही है, दूसरे लाइफ पार्टनर के 10th हाउस में सिंह राशि पड़ रही है, और ये तभी संभव है जब इसी तरीके का लगन होगा एक दूसरे से सप्तक। जैसे मैंने बताया टॉरस लगन हो या ऐसा हो, या मेष लगन हो और किसी का तुला हो लगन, तभी 4th और 10th हाउस की राशियां जो हैं वो सिमिलर आएंगी यहाँ पे। तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि हम लोगों के मन में पहली बात तो एक दूसरे के लिए सदैव सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, प्रेम रहता है, सुख रहता है एक दूसरे के लिए। और दूसरा, क्योंकि 10th हाउस में भी सेम राशियां ही हमारी पड़ रही हैं एक तरीके से, तो अब वही राशि जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पड़ रही है। तो इससे क्या होता है, हमारे अपने जीवन में रिस्पेक्ट, यश, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग बड़े अच्छे से साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो सप्तक वाली पोजीशन होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहले मैंने आपको बताया कि 3rd और 11 वाली पोजीशन बहुत अच्छी होती है लगन अगर आपके इसमें है। 4th और 10th में है तो भी बढ़िया है, और 1 और 7 पोजीशन में अगर आपके लगन है तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन साथ में ही इनके एक चीज़ और देखने वाली होती है। क्या देखने वाली होती है कि भाई मान लिया कि हमारा लगन जो है वो मेष है और हमारे लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो मिथुन है। इट इज़ गुड, ये दूसरे में तीसरा और 11th पोजीशन आपस में बन के आती है। अब यहाँ पे हमको ये भी देखना है कि अब हमारी पत्रिका में ये जो लगन के लॉर्ड्स हैं, जैसे किसी व्यक्ति का मेष लगन है और उसके लाइफ पार्टनर का मिथुन लगन है, बढ़िया है ये वाला अटैचमेंट। लेकिन अब उसी के लगन में मेष लगन वाला व्यक्ति अपने चार्ट में ये देखेगा कि भाई मंगल और बुध, क्योंकि बुध उसके लाइफ पार्टनर का लगन हो गया मिथुन, तो अब वो ये देखेगा कि मंगल और बुध की पोजीशन उसके चार्ट में कैसी है। अब पता चला मंगल और बुध की पोजीशन उसके चार्ट में षडाष्टक बैठे हुए हैं, यानी कि उसका मंगल बैठा हुआ है मेष राशि में और बुध बैठा हुआ है उसकी पत्रिका में स्कॉर्पियो साइन में, वृश्चिक राशि में। एक दूसरे से षडाष्टक हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये होता है लगन मैचिंग, लगन के लॉर्ड का मैचिंग भी। एक बताया आपको कि लगन मैच करने चाहिए, फिर देखना चाहिए कि लगन का लॉर्ड आपस में मैच कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। आपको अपने चार्ट में देखना पड़ेगा कि भाई दूसरे का लगन मिथुन है, हमारा लगन मेष है। गुरुजी बता रहे हैं कि ये दोनों 3rd और 11th वाला पोजीशन बहुत बढ़िया है, एक्यूरेट, एक दूसरे के जैसा ही बुद्धि बल होगा, डिसीजन मेकिंग पावर होगी, सब होगी। लेकिन अब लगन का लॉर्ड आपस में तो देखिए किस पोजीशन में बैठा है। तो अगर जैसे मैंने उदाहरण दिया कि लगन, आपके लगन का स्वामी बैठा हुआ है मंगल मेष राशि में आपके चार्ट में, और आप ही के चार्ट में बुध बैठे हुए हैं 8th हाउस में, तब ये मान लीजिए ये षडाष्टक पोजीशन हो जाएगी। आपस में लगन तो मैच हो जा रहे हैं, लेकिन उसका जो आउटकम होगा वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। आपस में मित्रता नहीं चलेगी, सपोर्ट नहीं चलेगा, एक दूसरे की डिज़ायर्स नहीं पूरी होंगी, और अंततः ये
लड़ाई में बदल जाएगा या यहाँ तक कि सेपरेशन में बदल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, डेट में बदल जाएगा, सेपरेशन में बदल जाएगा, लड़ाई झगड़े में। तो हमको पहले लगन की मैचिंग करनी है और फिर देखना है कि लगन का लॉर्ड भी हमारा 3rd 11 में बैठा हो, साथ में इसी तरीके से 4th 10th में बैठा हो या 1 और 7 में बैठा हो। जैसे इस कंडीशन में अगर हमारा विवाह होता है कि किसी का मेष लगन है और दूसरे का जो है वो मिथुन लगन है, जैसे मैंने बताया कि ये उत्तम स्थिति है। अब मंगल बैठा हुआ है मेष लगन में 1st हाउस में, बुध बैठे हुए हैं साथ ही में वहाँ पे मेष लगन में, ये उत्तम बात यहाँ पे आ जाएगी। और हमारे लाइफ पार्टनर के चार्ट में भी हम ये देख लेंगे कि भाई मिथुन लगन का चार्ट है, बुध उनका बैठा हुआ है 1st हाउस में और मंगल बैठा हुआ है 10th हाउस में उनके चार्ट में, तो एक दूसरे से क्या हो गए 4th और 10th हो गए, उत्तम बात हो गई। अब हमारी अगर राशियां भी मिल रही हैं, मतलब 7th हाउस के लॉर्ड की राशियां मिल गई हैं, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट बताया लगन हमारे मिल रहे हैं। तीसरा पॉइंट बताया लगन का लॉर्ड हमारे चार्ट में कैसे मिल रहा है एक दूसरे के साथ, अति उत्तम बात हो जाती है यहाँ पे। यहीं पे फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर हमारा चार्ट और हमारे लाइफ पार्टनर का चार्ट आपस में षडाष्टक है, 6th या 8th पोजीशन में है, ये बहुत बुरा माना जाता है। इसको माना जाता है एक तरीके से कि ये बृहस्पति का एक तरीके से क्षय है, एक तरीके से बृहस्पति का पाप प्रभाव में आ जाना है, इसको कहा जाता है। तो अगर षडाष्टक पोजीशन होती है, इसका मतलब ये होता है विजडम, ज्ञान, भाग्य ये सब साथ नहीं देगा, क्योंकि एक दूसरे से 6th और 8th पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे डिवाइन ब्लेसिंग में कमी, हमसे कोई गुरु जो है शायद वो नाराज़ हैं, शायद वो हमसे क्रोधित हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन में भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है। संतान को प्रॉब्लम, डेथ, डिसीज़, सेपरेशंस, लड़ाई झगड़ा, लॉ की प्रॉब्लम, ये सब शो करता है। उदाहरण के तौर पे कि जैसे किसी का लगन आप मान लीजिए एक दूसरे से जब षडाष्टक होता है, 6th और 8th पोजीशन में होता है, जैसे कि किसी का लगन टॉरस है और दूसरे का लगन आ रहा है धनु, अब ये एक दूसरे से हो गए षडाष्टक, 6th और 8th की पोजीशन में ये आ गए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर षडाष्टक का लगन है आप उसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि आप ये कहें कि नहीं हमें कुछ सिमिलैरिटी मिला लेनी चाहिए, नहीं मिला लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये इवेंचुअली जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है, बाकी की चीज़ें तो बाद में देखने की होती हैं। अगर एक दूसरे से षडाष्टक है मत देखिए, चार्ट को छोड़ दीजिए, दूसरा चार्ट की तरफ चले जाइए आगे में। क्यों? क्योंकि ये जो षडाष्टक की पोजीशन है, मैंने आपको बताया ये एक प्रकार से बृहस्पति की कर्स होती है। इसमें विजडम ही नहीं है, इसमें समझदारी ही नहीं है, इसमें धर्म ही नहीं है कहीं ना कहीं, तो आपका विवाह आपस में क्या साथ चलेगा? कुछ साथ नहीं चलेगा। और साथ में जैसे मैंने बताया कि संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, भाग्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी और अंततः एक दूसरे के साथ व्यक्ति की नहीं निभ पाएगी, नहीं बन पाएगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि लगन अगर आपस में इस तरीके से मैच नहीं करते हैं तो ये बताता है कि दोनों की बुद्धि ही अलग है, एक अलग सोचता है, दूसरा अलग सोचता है, पहली बात। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर लगन के लॉर्ड भी आपस में षडाष्टक हों, भाई किसी का मान लीजिए कि हम लोगों ने जो उदाहरण लिया कि किसी का लगन टॉरस है और दूसरे का जो है वो धनु है, तो अब ऐसे में षडाष्टक हो गए लगन। और इसी स्थिति में आगे बढ़ के पता चला लगन का लॉर्ड भी ऐसे ही बैठा हुआ है कि जैसे आप मान लीजिए कि धनु लगन वालों के लिए लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है मकर राशि में और शुक्र महाराज बैठे हुए हैं सिंह राशि में, उन्हीं के चार्ट में। अब लगन का लॉर्ड भी एक दूसरे से
षडाष्टक हो गया, लगन भी षडाष्टक, लगन का लॉर्ड भी षडाष्टक हो गया, तब तो आप ये मान के चलिए कि शादी बिल्कुल खराब है, क्योंकि ना बुद्धि एक जैसी होगी। दूसरी बात, अगर लगन के लॉर्ड भी आपस में षडाष्टक बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का अप्लाई भी अलग अलग करेगा। ये भी एक बात आएगी कि बुद्धि भी सेम नहीं है। और दूसरा, उनकी एप्लीकेशन में भी, क्योंकि जो लगन के लॉर्ड का मिलना है, क्योंकि वो भी अगर षडाष्टक में बैठा है तो वो भी जो सूत्र लगाएगा, जो अपने जीवन जीने के लिए तरीके लगाएगा, वो दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। डिसीजन ही बिल्कुल फर्क होगा, लॉजिक ही बिल्कुल फर्क होगा, जो इवेंचुअली हमारे लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा। और इसकी वजह क्या है? षडाष्टक का मतलब होता है दोष। कौन सा? बृहस्पति का दोष हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन सारे रिश्तों को अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे एक और स्थिति भी बन के आती है कुछ चीज़ों के लिए षडाष्टक में, जो है वो जैसे मेष लगन हो गया और स्कॉर्पियो लगन हो गया। यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लगन के स्वामी दोनों के एक होते हैं। तुला लगन हो गया और आपका टॉरस लगन हो गया, इनका भी लगन का स्वामी एक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये देखने के बाद कि लगन के लॉर्ड कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि लगन अगर षडाष्टक में है, लगन का लॉर्ड देखना पड़ेगा कि कहीं वो विपरीत परिस्थिति। अब किसी के, मान लीजिए किसी ने अगर आपस में विवाह किया और वो मेष लगन के हैं और स्कॉर्पियो लगन के हैं, एक दूसरे से षडाष्टक बनता है। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने ये देख लिया कि भाई उनका मंगल बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, 10th हाउस में, बड़ा सुंदर स्थिति में बैठा है। और अब दूसरे लाइफ पार्टनर का वृश्चिक लगन है, उनका मंगल बैठा हुआ है, मान लीजिए 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो अब एक दूसरे से वो षडाष्टक हो जाएंगे। एक का बैठा होगा 10th में, एक का बैठा होगा 5th में। अब फिर वो पोजीशन षडाष्टक की बन जाएगी। ये चीज़ें भी देख लेने वाली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन आपको जो अवॉइड करना है सरलता से, कि भाई या तो हमारा लगन जो है और हमारे लाइफ पार्टनर का लगन एक दूसरे से 3-11 हो, चौथे या 10वें स्थान में हो, या 1st और 7th हाउस, इनमें हो सकते हैं। ये बेस्ट पोजीशंस बन के आती हैं। उसी के साथ हमारे लगन का लॉर्ड भी ऐसी ही स्थिति में बैठा हो तो और अति उत्तम आ जाए। षडाष्टक वाली चीज़ों को छोड़ देना बेटर है। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली ये शादी चल नहीं पाती है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी का कर्क लगन है, दूसरे का कुंभ लगन है, एक दूसरे से षडाष्टक हो गए। अब शादी हो जाएगी, शादी होना प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे शादी बाद में टिके रहना, चलते रहना, वो इम्पॉर्टेंट है। प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, प्रीति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। प्रीति का मतलब होता है अफेक्शन, दोनों के बीच में खत्म हो जाएगा। जो पहले एक, आप ये समझ लीजिए कि जो पहले एक पैशन था, एक जो रति थी, क्योंकि ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, शादी में कामदेव जो हैं उनकी 2 धर्म पत्नियां हैं, एक जो है रति है और दूसरी जो है वो प्रीति है। तो कई जगह रति और प्रीति दोनों साथ में रहती हैं। जो मैंने आपको बताया, जैसे कॉम्बिनेशन के 3rd, आपका लगन 3rd में है, आपके लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो वहाँ आप उससे 11th है। तो आप ये याद समझिए कि हाँ, ऐसी स्थिति में रति भी रहेंगी और प्रीति भी रहेंगी। अच्छा, प्रीति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रति कुछ समय के लिए। भाई पैशन जो है वो कब तक रहता है, उसके बाद तो प्रीति ही काम आती है ना, अफेक्शन ही काम आता है। साथ में एक दूसरे का साथ देना, सहारा बनना, खड़े रहना, सुख दुख एक दूसरे का देखना, तो प्रीति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब षडाष्टक वाली पोजीशन में क्या होता है, यहाँ रति तो मिल जाती है शुरुआत में ही, एक तरीके से पैशन तो होता है, शादी हो गई, पैशन है, बाद में प्रीति नदारद हो जाती है, वो विलुप्त हो जाती है, और ऐसा आदमी फिर अंततः बहुत प्रॉब्लम उठाता है। इसी तरीके से हमको लगन के लॉर्ड को भी देख लेना है। अगर वो भी षडाष्टक में बैठा हुआ है तो वो इसी प्रकार का प्रॉब्लम करका। इसका उपाय देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्र की पूजा। महादेव के सामने संध्या के समय दीपक जलाना देसी घी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
दूसरा जो है वो रुद्र मंत्र से शिव की पूजा करना बहुत आवश्यक है। वो ही रोक सकते हैं ये षडाष्टक दोष को जो पड़ गए हैं। अदरवाइज जो नहीं पढ़े हैं और जो आगे अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, या मैरिज के लिए है या किसी के लिए भी है, तो ये वाली कंडीशन शुरुआत में ही देख लीजिए। इसमें गुण मिलान नहीं हो रहा है। इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि 7वें स्थान में कौन बैठा है, चौथे में कौन बैठा है आपस में। ये तो बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि पहले तो जो मैंने आपको बताया कि 7th हाउस का लॉर्ड देख लीजिए एक ही तरीके के राशियों में बैठा हो तो साथ में चलना एक जैसा हो जाएगा, नहीं तो एक जाएगा लंदन और एक जाएगा रशिया, ये वाली बात उल्टा उल्टा जाएंगे। दूसरा फिर पॉइंट के लगन का, हमारा लगन और हमारे लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो एक दूसरे से किस स्थिति में बेस्ट माने जाते हैं। लगन का लॉर्ड एक दूसरे से बेस्ट कब माने जाते हैं और कब वो खराबी शो करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। षडाष्टक का देखिए ये मतलब होता है। फिर होता है एक देखिए द्विर्द्वासा, एक दूसरे से 2nd और 12th पोजीशन में बैठे होना। जैसे कि मान लीजिए किसी का लगन है मीन और दूसरे का लगन है कुंभ, ये एक दूसरे से 11th और 12th वाली बात हो जाती है। ये एक दूसरे से 12th और 2nd वाली बात हो जाती है। ये भी जो कॉम्बिनेशन होता है लगनों का या लगन के लॉर्ड का, यहाँ पे लगन का लॉर्ड भी साथ में ले रहे हैं कि वो भी अगर इस पोजीशन में बैठे होंगे आपस में एक दूसरे से 2nd और 12th होके द्विर्द्वासा में, तो अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। वजह ये पोजीशन बताती है कि यहाँ पे शुक्र का दोष आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए प्रेम नहीं रह पाता है यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे से जब 2nd और 12th में जो लगन होता है ये मोस्टली रिप्रेजेंट करता है मटीरियल को, पैसे के लिए शादी, पैसे की वजह से शादी, या शादी में बने रहने के लिए जो वजह है वो पैसा है। एक लाइफ पार्टनर दूसरे लाइफ पार्टनर को एक पैसे की मशीन की तरह देखता है या यूज करता है, तो ये यहाँ पे प्रेम नहीं होता है, यहाँ अफेक्शन नहीं होता है। ये प्योरली आप मान के चलिए कि फाइनेंशियल या मटेरियल से रिलेटेड ये शादी है, सस्टेनेंस के लिए है ना, कहते हैं बस हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है, ये वो वाली शादी हो जाती है। क्योंकि 2nd हाउस हमारी पत्रिका में क्या होता है, सस्टेनेंस, और 12th हाउस हम लोगों की पत्रिका में क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंडिचर, व्यय, लॉसेस, ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2nd हाउस और 12th हाउस ये दोनों न्यूट्रल हाउसेज होते हैं, परंतु विवाह के मैटर्स में यहाँ इस तरीके का लगन होना, जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे किसी का लगन मीन है और दूसरे का जो है वो कुंभ है, तो एक दूसरे से 2nd और 12th में आ जाते हैं, तो ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है। इस पोजीशन में भी कई प्रकार के लॉसेस, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार का अफेक्शन या प्रेम में कमी शो होती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट साथ में आ जाता है। मान लीजिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक दूसरे से 2nd या 12th में ना बैठा, हमारा लगन ना हो। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन आती है। यहाँ सिचुएशन एक आती है कि मान लीजिए किसी का लगन है स्कॉर्पियो और दूसरे का लगन है धनु। अब ये एक और सिवियरिटी वाली पोजीशन है। एक तो एक दूसरे से 2nd और 12th भी हो गए स्कॉर्पियो और जो धनु है, दूसरी बात ये गंडांत पोजीशन भी बनाती है। वजह क्योंकि स्कॉर्पियो जल तत्व से रिलेटेड है, धनु अग्नि तत्व से रिलेटेड है, स्कॉर्पियो में ज्येष्ठा नक्षत्र है और धनु में मूल है। अब पता चला इन लगनों का, जो आपका लगन स्कॉर्पियो है और जो लगन का नक्षत्र है वो ज्येष्ठा है, और दूसरे का जो लगन है वो धनु है और उनके लगन का नक्षत्र मूल है, तब तो आप समझ सकते हैं शादी ही हो रही है अलग होने के लिए या कर्मा एग्जॉस्ट करने के लिए। इसमें बहुत बंधन है, जेल है, सब कुछ है। ये एक तरीके का ऐसा साथ हो जाता है जहां आदमी पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म उतारने अपने
साथ में आते हैं। इसीलिए इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि हाँ, एक दूसरे से सेकंड और 12th में ना हो, साथ में ये भी हमको देखना है कि भाई जो इस तरीके की गंडांत की पोजीशंस में बता रहा हूँ वो भी ना हो। ये वाली कॉम्बिनेशंस तो और ही खराब होती हैं। लगन के लॉर्ड को भी इसी प्रकार से देख लेना चाहिए। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि लगन भी देख लिया, अब लगन के लॉर्ड को भी देख लिया। मालूम पड़ा अब हमारा किसी का लगन स्कॉर्पियो है और किसी का जो है धनु है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आ गई। दूसरी आ गई कि अब यहाँ पे जो लगन के लॉर्ड हैं मंगल और बृहस्पति, ये भी बैठे हुए हैं इसी कंडीशंस में। वो मालूम पड़ा हमारी पत्रिका में बैठा हुआ है मंगल स्कॉर्पियो साइन में और बृहस्पति बैठे हुए हैं धनु राशि में। वो भी एक दूसरे से सेकंड और 12th हो गए, तब भी और प्रॉब्लम समझ लीजिए बढ़ गई। एक दूसरे का साथ फिर कभी निभ ही नहीं पाएगा। एक दूसरे को एक दूसरा जो है वो मारक की तरह आया है उसके जीवन में, ये याद रखिएगा। तो लगन का लॉर्ड नहीं मिला एक दूसरे से, वो भी सेकंड या 12th में बैठा है। लगन भी ऐसे में बैठा हुआ है द्विद्वाशा वाली पोजीशन में, कतई शादी नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए जो उपाय है सबसे बेस्ट है, जिनका हो गया है, जो इजी रखना चाहते हैं, माता दुर्गा के सामने देसी घी का नित्य दीपक जलाना संध्या के समय, और हुम हनुमते रुद्राय नमः इसका मंत्र करना। तो हमने ये देख लिया कि पहले तो हमारा 7th हाउस का लॉर्ड एक तो 7 की राशियों में बैठा हो, एक जैसी में या चर में बैठा हो, स्थिर में बैठा हो या द्विस्वभाव में, तो वो बढ़िया होगा। सेकंड हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हाँ, हमारा जो लगन है वो एक दूसरे से कैसा होना चाहिए। थर्ड, हमारा लगन का लॉर्ड एक दूसरे से कैसा होना चाहिए। साथ में अब इसमें एक लास्ट पोजीशन आती है त्रिकोण की, 5th और 9th की पोजीशन। ये पोजीशन इतनी बैड नहीं मानी जाती है, लेकिन इसमें भी अपने फ्लॉज हैं। मान लीजिए किसी का लगन है टॉरस और किसी का लगन है कन्या, इसमें विवाह हो जाता है, लगन एक दूसरे के साथ 5th और 9th वाली पोजीशन बन के आती है। पहले मैं भी ये बता दूं, जो ये 5th और 9th वाली पोजीशन, त्रिकोण की जो पोजीशन बन के आती है, ये हमेशा शो करती है कि एक दूसरे की जो गति होती है या एक दूसरे का जो चलना होता है वो बहुत फर्क होता है। इसमें बहुत एनर्जी हो सकती है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। और कई बार वो एनर्जी एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करती है, क्योंकि ये जो त्रिकोण वाला संबंध होता है, इसमें क्या फ्लॉ होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये कई जन्मों के जो हमारे पितर हैं या जो हमारी जनरेशन्स आ रही हैं, उसके कई प्रकार के दोष अपने अंदर समेटे हुए हो सकते हैं और वो एकदम से यहाँ पे उजागर हो सकते हैं। तो एक बात है कि अगर मान लीजिए आपका लगन मेष है और दूसरे का लगन मान लीजिए कि यहाँ पे सिंह है, तो ये वाली पोजीशन बहुत कोई अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब देखिए, मेष वाला सिंह के लिए हमेशा ये सोचेगा, जिसका लगन मेष है वो हमेशा सिंह लगन वाले के लिए ये सोचेगा कि ये भाई बड़े एमेच्योर हैं और किडिश वाला काम करते हैं, बच्चों जैसा काम करते हैं, इनके अंदर कोई समझ नहीं है, बेवकूफ़ हैं, इस तरीके की बात। और सिंह लगन वाला क्या सोचता है? सिंह लगन वाला सोचता है, जो मेष लगन वाले पार्टनर को अपने, वो सोचेगा कि ये बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत आउटडेटेड हैं, हमेशा टीचर की तरह हैं, हमेशा सलाह देते रहते हैं, हुक्म चलाते रहते हैं। तो रिश्ता इस प्रकार का होता है। यहाँ पे प्रीति नहीं होती है, यहाँ कोई, आप ये ना सोचिए कि यहाँ अफेक्शन है। ये एक तरीके का पिता और पुत्री वाला संबंध बन जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं है साथ में बैठ के आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं हाथों में हाथ डाल के, बड़ा प्रेम से रह रहे हैं। यहाँ पे ड्यूटीज रह जाती हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शंस रह जाते हैं, यहाँ ये पॉइंट रह जाता है। इसलिए जो ये त्रिकोण वाले संबंध होते हैं कि आपका लगन जो है वो टॉरस है और दूसरे वाले का जो है कन्या है, तो आप ये कहें कि ये लगन तो बेस्ट है, ये फिर भी आप कह सकते हैं कि ये सबसे खराब नहीं होते हैं। परंतु क्यों अच्छे नहीं होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि एक दूसरे की गति आपस में नहीं मिलती है। एक बहुत तेज दौड़ेगा,
तो एक की गति बिल्कुल अलग होगी। एक यूँ सोच लीजिए कि जीवन में एक हॉर्स की तरह दौड़ेगा, घोड़े की तरह, और एक दौड़ेगा जो है सिंह की तरह। उसकी जो छलांग होगी वो सिंह की तरह होगी। अब उसकी छलांग कभी कभार हो रही है और घोड़े वाले की लगातार चलती जा रही है, तो आपस में कोई मैच नहीं है, कोई आपस में एक दूसरे के साथ कैच नहीं है, कि साथ में आ नहीं रहे हैं यहाँ पे। ऐसी कंडीशन में एक और पॉइंट आता है कि अगर त्रिकोण का लगन है एक दूसरे से, कि किसी का लगन टॉरस है और किसी का कन्या है, वहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मैंने बताई। हाँ, हालांकि यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी लगन 5th में होगा तो वो हमेशा देखिए शादी को चलाने की कोशिश करता है, वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो लाइवलीनेस रखेगा शादी में, वो ही शादी को एक तरीके से चला रहा है। थोड़ा लव, थोड़ा जिसमें कहा जाए ना कि पैशन, थोड़ा वो उसी में इन्वॉल्व है। लेकिन जो एक दूसरे से 9th में बैठा हुआ है, उसके लिए तो ये बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक धर्म है, बस वो उसी तरीके से शादी को देख रहा है। उसमें एडवाइसेस हैं, उसमें प्रोटेक्शन है, उसमें गुरु का भाव है, तो ये वाला है। अब मान लीजिए किसी की शादी हुई है, जैसे किसी का लगन है टॉरस का, जैसे मैं बता रहा हूँ, और उसके लाइफ पार्टनर का लगन जो है वो कन्या का है, तो कन्या वाला जो है हमेशा ये सोचेगा टॉरस के लिए कि भाई ये जो हमारे, अगर उनको उस तरीके का हस्बैंड मिल गया, कन्या वाली कोई स्त्री है कन्या लगन की, और उनके हस्बैंड जो हैं वो टॉरस लगन के हैं, तो उनको हमेशा ये लगेगा कि भाई ये जो हस्बैंड है वो हमेशा हमको एक प्रकार से टीचर की तरह, मेंटर की तरह, गुरु की तरह सदैव एक एडवाइस दिया करते हैं। तो वो प्रेम नहीं हो पाता है ना, यहाँ इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करना ज़रूरी है, इस तरीके से चलना चाहिए। यहाँ देखिए गड़बड़ आ जाती है। साथ में एक और भी बात, अगर एक दूसरे का लगन त्रिकोण में आता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर किसी का लगन टॉरस है और दूसरे का जो है वो कन्या है, तो अब ये देखना है कि त्रिकोणों में अब ऐसी स्थिति में मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठे होने चाहिए। यानी कि आप कन्या लगन के हैं, आपका विवाह हुआ है या हो रहा है टॉरस लगन वाले से, तो पहले तो करना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी जो आप स्वयं से हो सकता है निर्णय ना ले पाएं। तो उचित होगा इसको त्याग देना या एक्सपर्ट की राय ले लेना ऐसे कंडीशंस में। लेकिन उसके लिए मैं आपको और एक साधन स्टेप आगे बताए दे रहा हूं कि आपका लगन मान लीजिए टॉरस है और दूसरे का लगन कन्या है। यहाँ पे आपको त्वरित रूप से ये देख लेना है कि भाई त्रिकोणों में जो है 5th और 9th में दोनों के लगनों में कहीं कोई मेलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठा है। कन्या लगन वाला ये देख ले कि अब उनके कन्या लगन वाला ये देख ले कि 5th में या 9th में मेलेफिक प्लैनेट्स तो नहीं बैठे हैं। राहु बैठा हुआ है पता चला 5th में, या केतु बैठा हुआ है 5th में। और टॉरस लगन वाला देख ले कि भाई उनके 9th हाउस में पता चला कि राहु, मंगल, केतु बैठे हुए हैं या 5th हाउस में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में फिर ये जो त्रिकोण वाला संबंध है ये और खराब हो जाएगा, ये और डिक्टेटिंग हो जाएगा, ये और पुराणपंथी हो जाएगा। इसमें फैमिली के कई लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और विवाह या रिश्ता खराब हो सकता है। तो आपको ये देख लेना है, जैसे मैंने शुरुआत से बताया कि 7th हाउस का लॉर्ड एक ही तरीके के राशियों में बैठा हो। लगन हमारा कौन सी पोजीशन में श्रेष्ठकर होता है, लगन का लॉर्ड भी एक दूसरे की पत्रिकाओं में कैसा बैठा होना चाहिए एक दूसरे से, 3rd और 11th में, 4th और 10th में, 1 और 7th में, ऐसे एक दूसरे के लगन के लॉर्ड्स मैच कर रहे हों, अति उत्तम है। चंद्रमा भी इसी तरीके से हम लोगों को मैच करना है, या तो वो 3rd और 11th में हो, या तो वो एक दूसरे से 4th और 10th में हो, या तो वो एक दूसरे से 1st और 7th में हो। उत्तम माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो प्रेम दिखाता है, प्योर लव दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चंद्रमा को भी अपने मैच कर लिया, लगन को भी मैच कर लिया, ये भी देख लिया कि लगन का लॉर्ड भी हमको किस तरीके से बैठा होना चाहिए। कौन सी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं,
षडाष्टक नहीं ठीक है, सिक्स्थ और एट्थ अगर लगन है ठीक नहीं है। ये कौन सी स्थितियां ठीक नहीं है? लगन का लॉर्ड एक दूसरे की पत्रिका में, दोनों का लगन का लॉर्ड एक दूसरे से सिक्स्थ और एट्थ में बैठा हो, सेकंड और ट्वेल्थ में बैठा हो, ये कतई बहुत ख़राब सिचुएशन है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आता है मून का भी, कि मून भी अगर एक दूसरे से षडाष्टक में हो, सिक्स्थ या एट्थ में, एक दूसरे से सेकंड और ट्वेल्थ में हो, तो किस प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैंने आपको डिटेल में बताने की यहाँ पे कोशिश करी है। यहाँ पे हमको और चीज़ें घट बढ़ जाती हैं, कैसे, वो भी मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए हैं जितनी सरलता से आपके समझने के लिए ज़रूरी हैं कि त्रिकोण वाली पोजीशन भी क्यों अच्छी नहीं होती है। एक दूसरे से अगर लगन एक दूसरे के त्रिकोण में हो, और अगर ऐसी स्थिति में अगर वहाँ मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाएंगे तब सिचुएशन और ख़राब होगी। फिर ऐसे रिश्ते को भी त्याग देना चाहिए, मतलब मैच करने के लिए वो पत्रिका नहीं देखनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट सूत्र यहाँ पे आता है, देखिए एक दूसरे के सन मैच करना, ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है हमारे संतान के लिए, ये ज़रूरी है हमारे वेल्थ एस्पेक्ट के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये याद। एसोसिएशन कितना लंबा चलेगा, प्रभु का यहाँ पे आशीर्वाद एक तरीके से प्राप्त है नहीं प्राप्त है, और प्रभु का आशीर्वाद शादी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेके होता है? एक नेचुरल प्रेम को लेके। दूसरा, वो प्रेम कैसे प्रदर्शित होता है? संतान के रूप में। तो अब अगर एक दूसरे के सन एक दूसरे के चार्ट में केंद्र स्थानों में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं तो इसको बेस्ट माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में सूर्य देव बैठे हुए हैं, मान लीजिए कुंभ राशि में, लाइफ पार्टनर के बैठे हुए हैं जो सूर्य देव हैं वो वृश्चिक राशि में, तो एक दूसरे से क्या हो गए? केंद्र में हो गए। बेस्ट पोजीशन है, संतान वगैरह यहाँ उत्तम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन एक तरीके से आपको आपकी लिनिएज आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है। अगर त्रिकोण में भी बैठे हुए, उदाहरण ले रहे हैं फिर से सन का ही, कि वो कुंभ में बैठा है और आपके लाइफ पार्टनर का जो सन है वो कहाँ बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है मिथुन में, तो एक दूसरे से कहाँ कैसे हो गए? त्रिकोण में कंडीशन बन गया 5 और 9 की। ये भी उत्तम है, ये भी संतान को शो करता है कि आपका एसोसिएशन भी बना रहेगा, दूसरा संतान भी आपको होगी। अब अगर आपके सन एक दूसरे से 6th और 8th पोजीशन में बैठे हैं षडाष्टक में, या आपके दोनों के सन देखिए चार्ट में एक दूसरे के सन एक दूसरे से 2nd या 12th में बैठे हैं, ये भी प्रॉब्लम है, या 3rd और 11th में भी बैठे हैं तो भी यहाँ पे ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लॉस ऑफ चिल्ड्रन बता सकता है। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका में सूर्य बैठे हुए हैं, एक जने के सन जो हैं वो बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, दूसरे जने के सन बैठे हुए हैं मेष राशि में, तो एक दूसरे से क्या हो गए? 3rd और 11th में। यहाँ पे संतान होने की संभावना तो है, लेकिन वो ये भी बताता है कि संतान का लॉस हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक दूसरे से अगर 6th 8th में बैठे हैं या 2nd या 12th में बैठे हैं, यानी कि किसी का सन बैठा है कुंभ राशि में और दूसरे का सन बैठा हुआ है मीन राशि में, तो ये भी एक प्रकार के संतान के सुख से वंचित रखता है, संतान को प्रॉब्लम देता है, हेल्थ इश्यूज देता है, संतान होती ही नहीं है। ये भी ये पोजीशंस एक दूसरे के बताते हैं, इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए। सन कुंभ राशि में बैठा है एक के चार्ट में और दूसरे का सन बैठा हुआ है कर्क राशि में, ये एक दूसरे से षडाष्टक सन हो गए। यहाँ पे भी प्रॉब्लम विद द चाइल्ड दिखाते हैं, तुरंत इस चीज़ को भी हटा दीजिए या उसका प्रॉपर उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे उपाय करना सरल हो जाता है। ये उपाय जो है वो गायत्री मंत्र किया जा सकता है जल बीज के साथ। तो जो मुझसे जानना चाहेगा मैं उसको जो है वो अब डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, जो मुझसे पूछना चाहेगा इस मंत्र के बारे में। तो ये
संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है। तो सन का मैच करना क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने बता दिया। अब आप देखेंगे कि आप चार्ट मैच कर रहे हैं, आपने 2-3 चीज़ें सरलता से आपने देख लिया कि हाँ हमारा जो लगन का लॉर्ड है वो ये राशि में है, हमारे लाइफ पार्टनर का भी इसमें बैठा हुआ है, हमारा लगन और उनका लगन जो है वो भी बढ़िया 3rd 11th में बैठे हैं, लगन का लॉर्ड भी एक दूसरे से ऐसी स्थितियों में बैठा हुआ है, मून भी ऐसा बैठा हुआ है, और अब सन भी हमारा जो है वो इसी अनुसार बैठा है जिस अनुसार जो है गुरुजी बता रहे हैं कि भाई एक दूसरे से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो बेस्ट है। तब आप ये मान के चलिए 75% जो है पत्रिका मैच हो गई। क्यों? क्योंकि धर्म से मैच हो गई, लव रिलेशन से मैच हो गई, हर प्रकार के पैशन से मैच हो गई, एक दोनों के साथ चलने से मैच हो गई, यहाँ पे रति भी हैं, यहाँ पे प्रीति भी है एक दूसरे के साथ। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अब आखिरी में जो गुण मिलान आता है वो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है कि कहीं पत्रिका में कुछ भारी दोष तो नहीं बन के आ रहे हैं, वो देखना फिर एक अलग बात आ जाती है कि पता चला शुक्र डिस्ट्रॉयड है या 7th हाउस में मंगल राहु 8वें में इस प्रकार से बैठे हुए हैं, तो फिर ये वाले एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन 70% ऑफ द चार्ट आप बिना किसी तरीके के गुण मिलान किए हुए ये देख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको लास्ट में बता दूं, अगर आपकी पत्रिका में गुण मिल रहे हैं 28 और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो ये याद रखिएगा शादी नहीं चलेगी। एक और बात मैं बता रहा हूं कि अगर आपके गुण मिल रहे हैं 16 और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो पॉइंट्स अगर आपके चार्ट में मैच कर जाते हैं ऑटोमेटिकली आपकी शादी चलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कई प्रकार के और वेरिएशंस भी आते हैं लेकिन मैं ज़्यादा डीप नहीं ले जाना चाहता था, इसीलिए मैंने सरलता से ये आपके लिए 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, शादी आपकी 80% मान के चलिए लोगों की सही तरीके से मैच हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित मुझसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।